हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है संस्थाओं का कामकाज को हम लोग आपका देख रहे हैं। और इसी कामकाज के अंतर्गत हमने सरकारी आदेश को पढ़ा, जिसमें बेसिकली हम मंडल आयोग को पढ़ रहे थे। मंडल कमीशन कैसे बना, 1990 में उसकी रिपोर्ट कैसे आपका सेंक्शन हुई, यहाँ तक हम लोग आपका पढ़ चुके थे, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। एक फटाफट से आप अपनी नजर दौड़ाइए और मंडल आयोग कमीशन को अच्छे से पढ़ डालिए। क्लियर है, ताकि हम लोग फिर आगे इस टॉपिक पर बढ़ सके। आइए, अब आपने देख लिया कि एक आदेश पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, बन जाता है मंडल आयोग। इतना हमने देखा, पढ़ा और समझा था। हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ रहे हैं। क्या स्थिति है, अगले कुछ महीनों तक यह आदेश सबसे ज्यादा आपका चर्चित मुद्दा बना रहा। कुछ दिनों तक कैसा रहा, बिल्कुल हॉट स्पॉट पॉइंट की तरह ये मुद्दा आपका चमका। क्योंकि आप जानते हैं सभी अखबार पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार और बहस चली। इसके चलते कोई प्रदर्शन, जवाबी दर्शन हुए, इसमें कुछ हिंसक हुए, नौकरियों के हजारों अफसर प्रभावित होने लगे। इसलिए लोगों ने वहां प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता का कारण ही नौकरियों में आरक्षण की जरूरत है। कैसा है, नौकरियों में आरक्षण की जरूरत है। इसमें से उनको बारी बारी से आने का मौका मिला है, जिनमें आपको सरकारी नौकरी में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है, उचित जो आपका प्रतिनिधित्व है वो आपका नहीं मिला है। दूसरे पक्ष के लोगों का यह मानना था कि निर्णय में जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छीन लिए जाएंगे, योग्यता पर होने वाले उन आपका नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा और इससे देश की प्रगति और एकता पर असर पड़ेगा। क्या कि जो प्रगति है और एकता है, असर पड़ेगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को सिर्फ इसलिए समझने की बात करें कि देश में एक प्रमुख फैसले का निर्णय कैसे लिया जाता है और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। तो हम देख रहे हैं बेसिकली डिसीजन मेकिंग। अगर कोई कानून बनता है, कोई निर्णय लेता है, तो कौन लेता है, कैसे लिया जाता है, कैसे वो लागू होता है, एक पूरा प्रोसीजर। इस विवाद के निपटाने में किसने और क्या आप वहां सरकारी निर्णय पर उठने वाले सवाल के जवाब का आंसर देख सकते हैं कि भैया आखिर में हुआ कैसे है, क्या कारण बना, कैसे मुद्दा उभरा, और आप इसको देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे करके आपका ओबीसी आयोग आपकी चर्चा में रहा। ओबीसी आयोग, जिसे कहा गया आपका मंडल कमीशन। मंडल कमीशन 1990 में बना, 1987 में इसकी रिपोर्ट आई थी और फाइनली स्वीकृति मिल गई 1990 में। क्लियर है, ये हमने देखा, इस मंडल आयोग की संतुष्टि को पढ़ा। देख लिया, आगे बढ़ जाए। चलिए, दूसरे पक्ष का क्या मानना था, किस तरह से प्रतिनिधित्व था, हमने देखने का और जानने का प्रयास किया। आगे बढ़ेंगे तो हर एक पहलू को समझेंगे, लेकिन हमने बस यही कोशिश की कि कोई भी निर्णय लिए कैसे जाते हैं और लागू कैसे किए जाते हैं, इन पर हमारा देखना था और इन पर ही हम विचार कर रहे थे। क्लियर है। विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। मान लीजिए किसी मुद्दे को लेकर आपका डिस्प्यूट हो गया, तो सबसे बड़ी जुडिशरी में जो पावर है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और स्टेट की सबसे बड़ी जुडिशरी पावर है हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इस आदेश के विरोध में कुछ लोगों ने संस्थाओं में, अदालतों में कई मुद्दे दायर किए। उन्होंने अदालतों को अवैध घोषित करने को लागू कहा कि अदालत से कहा कि आप जो ये बना है मंडल आयोग, आप इसकी कमीशन की रिपोर्ट को अध्ययन करिए और बताइए कि गैर कानूनी है, अवैध है, ये नहीं लागू हो सकता।
और रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुद्दे को इंदिरा गांधी, इंदिरा साहनी, अन्य बनाम भारत संघ का मामला मिला। तो कभी आपको मौका मिले कि इंदिरा साहनी जो विवाद है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। यह मामला था 27% आरक्षण को लेकर ओबीसी में, जो आपका मुद्दा दायर किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 की वरिष्ठ न्यायाधीश की ने 2 पक्षीय दलील सुनी। अब क्या होता क्या है, मान लीजिए कोई आपका मुकदमा पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर वो राज्यसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास होने के बाद फिर वो गया राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? राष्ट्रपति ने उसको पास किया। पास यानी कि आपके सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर कर दिए तो कानून बना, और कानून बनने के साथ साथ क्या हुआ, अब इसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच की कि भैया जो ये बात कर रहे हैं न्याय संगत है, कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा संविधान में किस चीज का। अब इसकी जांच हो रही है। क्लियर है? अब जांच में 2 पक्ष हैं। एक है जो इसके पक्ष में रहेगा, यानी कि आम रूप से सरकार को देखिए आप इसके पक्ष में होगी, और एक तर्क होगा इसके विपक्ष में। क्लियर होगा? विपक्ष में दोनों का ध्यान रहेगा, एक पक्ष में रहेगा और एक विपक्ष में। भाई कोर्ट आप तभी तो जाओगे जब पक्ष और विपक्ष का मामला होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब कहानी क्या बनी। सर्वोच्च मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए औपचारिक घोषणा की गई। कैबिनेट ने पहले एक अध्यादेश दिया था, 27% आपका रिजर्वेशन की बात करी, सीटों की मांग करी नौकरी में, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थान के रूप में लागू हुआ था। फिर सरकारी अधिनियम कहा गया, इसको वैध करार दिया गया कि भैया जो लीगल है ये। अब क्या होता है, कोर्ट चले गए। क्लियर हो गया? अब 2 पक्ष बैठे, 11 वरिष्ठ जज बैठे। उन्होंने 1992 यानी कि 2 साल बाद बहुमत से फैसला किया, भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, यानी कि गलत नहीं है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के उस मूल आदेश को संशोधन करने को कहा कि पिछड़ा वर्ग की अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिले। अब यहां से एक स्थिति बना दी कि जो लोग ओबीसी में हैं और वो मालदार हैं, भाई उनको नहीं मिलना चाहिए। तब क्या हुआ, 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, और इस विवाद को सुलझाने पर एक अमूल, और यही आया एक ऑप्शन। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उससे हमेशा तो कैटेगरी पूछी जाती है कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या आप क्या हैं, पिछड़ा वर्ग हैं। तो जैसे ही आप पिछड़ा वर्ग को क्लिक करेंगे उसमें फिर 2 ऑप्शन खुलेंगे, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर है यानी कि उसमें एक आय का बेंचमार्क है, इतने रुपए सालाना आप अगर कमाते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? इस तरीके से इस विवाद को सुलझाने की वो आपकी तैयारी की गई। ठीक, तो इस तरीके से इस विवाद ने निपटारा किया, और इस तरीके से तभी तो कहा गया कि हमारा यहाँ क्या संविधान है, कानून का। सरकार ने कानून बनाया, उसको भी चैलेंज किया कोर्ट में। क्लियर है? ये आपने देखा, ये कानून की बात है। आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए, बात कर रहे हैं राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। आखिर में जरूरत ही क्यों पड़ी कि हमारी कोई राजनीतिक आपकी संस्था हो, या वो राजनीतिक जो आपकी संस्था है वो बनाई जाए, इसकी जरूरत ही क्यों महसूस है। हमने एक उदाहरण में देखा है कि सरकार कैसे काम करती है। सरकार किसी देश को चलाने के लिए किस तरह की गतिविधि शामिल है। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी है। कैसी है? ये सारी चीजों को मुहैया कराने की जिम्मेदारी है। और साथ में क्या है, वह कर इकट्ठा करती है, और इससे सेना और पुलिस विकास कार्यों पर खर्चा करती है। वह विभिन्न आपकी कल्याणकारी योजना बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को यह गतिविधियां चलाने का फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। अगर ये फैसले लागू करने में कोई विवाद होता है तो यह तय करना वाला कोई नहीं होना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं।
और क्या गलत है, इसके लिए जानना भी जरूरी है कि कौन सा किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। और यह जरूरी है भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग हों, लोग बदल जाएं, लेकिन गतिविधियां जारी रहेंगी। ऐसा नहीं कि लोग बैठे तब तक हैं, आपका ट्रांसफर हो जाए, आप चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया प्रोसेस है आपको फॉलो करना पड़ेगा। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतंत्र में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न संस्था दी गई हैं और व्यवस्थाओं को संस्था कहते हैं। लोकतांत्रिक अभी भी ठीक से काम करता है जब संस्था अपने काम को ठीक अच्छी तरह करती है, तो वहां किसी भी देश में प्रत्येक संस्थान के अधिकार और कार्य के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन है। ठीक, उदाहरण में हम इस तरह के विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्था है जो सभी जगह महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती है। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह की जिम्मेदारी है। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। अब आप देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। कोई भी सरकार और व्यक्ति के बीच कोई विवाद हो जाए, बहुत सारे विवाद फंस जाते हैं, तो वहां निपटा सकते हैं। हम पहले हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और कोई वैसा मसला तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो सारे माध्यम हमारे पास खुले हैं। क्या आप उदाहरण में दी गई संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना कितना आसान नहीं है? संस्थाओं के साथ कायदे कानून और जुड़े मुद्दे होते हैं, इनमें नेताओं के हाथ बंधे हो सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज की बैठकें और कुछ आपका समितियां और कुछ रूटीन काम होता है, कुछ समय में रूटीन होता है। इसके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानी होती है, इसलिए कुछ संस्थाओं के साथ काम काज परेशानी महसूस की जाती है। और सोच सकते हैं कि व्यक्ति के सारे फैसले लें, यह बेहतर होगा कि कायदे कानून और बैठक की जरूरत पड़े। और बुनियादी भाव अनुकूल नहीं होते। संस्थाओं के कामकाज में कुछ परेशानियां होती हैं, और थोड़ी सी परेशानियां तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इन परेशानियों को लेके और वक्त लग सकता है। कोई भी मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले लेने से पहले लोगों की राय विचार करने में अक्सर लग जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्था बुरा फैसला भी लेना भी जल्द पाना मुश्किल देती है। इसी कारण लोकतंत्र सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। कैसी है? उन पर आपका जोर देती हैं, भैया ये है क्या इनकी संस्था है, किस तरीके से। क्लियर है? आप इसको देख सकते हैं। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। अब बात करते हैं संसद, पार्लियामेंट। सबसे पहले बताइए, आपसे क्वेश्चन है कि भारत की संसद कहाँ है? संसद कहाँ है बताइए। वो आपको नाम बताना है, कहाँ है भारत की संसद। फिर मैं आपको दोनों सदनों के बारे में बताऊंगा। संसद के दो सदन कौन कौन से हैं। चलिए, तो हमारी संसद कहाँ है? क्लियर है? ध्यान रखिए, दो सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। याद रहेगा। अब यहाँ आपको जो इनकी संख्या है मैंने आपको बताई है, आपको संख्या लिखनी है। लोकसभा में राज्यसभा में कितनी कितनी संख्या है, ये आप खुद देखिए कि दोनों में कितनी संख्या है, लोकसभा राज्यसभा। कार्यालय विज्ञापन के उदाहरण में आपको संसदों की भूमिका याद होगी। एक विज्ञापन आया था
सांसदों की क्या भूमिका आपको याद होगी। यदि नहीं तो चूंकि यह फैसला संसद ने नहीं लिया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देख सकते हैं कि क्या उनमें संसद का वही जिक्र था जो निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक, मंडल आयोग की रिपोर्ट पर संसद पर आपका चर्चा हुई। भारत के राष्ट्रपति ने इसका संसद का जिक्र किया। भारत के प्रधानमंत्री ने अब देखिए, यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया। कह रहे फैसला जो है आपके पार्लियामेंट में आपका नहीं हुआ, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में आपकी चर्चा हुई। फैसला कौन लिया, कोई और, लेकिन चर्चा कहां हुई, संसद में। सरकार की राय प्रभावित हुई, इसी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला गया। अगर संसद इस फैसले का पक्ष नहीं होती तो सरकार का कदम नहीं उठा सकती थी। यानी कि अगर पक्ष में वोट नहीं आते तो ये काम नहीं उठता, ये कदम आपका नहीं उठाया जा सकता था। क्या आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती? पहले संसद के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे, और कल्पना करेंगे कि कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी है तो क्या होगा। कह रहे कि अगर कैबिनेट ने उसके फैसले को मंजूरी दी है तो क्या होगा, ये हम लोग आपका देखेंगे, और ना दी होती तो क्या होता। भाई कैबिनेट ने या तो नो करती या क्या करती है आपका यस। होता क्या है, बहुत सारे कानून बनाने से पहले जरूरी नहीं कि वो आपके संसद में ही बने। राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को कौन बनाता है, कैबिनेट, यानी कि पीएम और उसके चुने हुए कुछ लोग जो कैबिनेट के मुख्य आपके मंत्री, वही ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति पास करते हैं। कुछ समय के बाद फिर वो आपका संसद में पास कराया जाता है। जब वो पास हो जाता है तो उसका पास होना जरूरी होता है। अगर वो पास ना हो तो सरकार क्या होती है, अल्पमत, यानी कि गिर जाती है, अल्पमत में आ जाती है। तो कानून कोई भी बने, माध्यम कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब कह रहे हैं कि दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वाली, नियंत्रण करने वाली कुछ अधिकारियों का प्रयोग कर सकती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। कैसा है, सीधा है यानी कि प्रत्यक्ष है, पूर्ण है यानी कि टोटली कर सकती है। संसद के पूर्ण संसदन की स्थिति में ही सरकार चलाने के फैसले कर सकती है। सरकार हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। कोई भी पैसा अगर देश का खर्च होता है तो वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में है। क्लियर है। अधिकांश देश में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसा खर्च किया जाता है। यानी कि पार्लियामेंट में एक विनियोग विधेयक पास होता है, बजट आता है, प्रॉपर्ली एनुअल बजट निकलता है, कुछ और पैसा चाहिए तो विनियोग विधेयक आता है, उसके बाद ही हम पैसा निकाल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। और सार्वजनिक मामले और किसी भी देश के राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है और किसी भी मामले की सूचना की मांग कर सकती है। तो सब कुछ डिपेंड करता है उसी के ऊपर। क्लियर है। तो ये संसद की, पार्लियामेंट की पावर है जो आपने देखी। क्लियर है किस प्रकार है, आप इसको देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से अपना कवर अप करती है। देख लिया, चलिए तो क्लियर हो गया आपको। तो बच्चों फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।